अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप तमाम उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हों तो अपने दोस्त अहबाबों तक भी पहुंचाएं। मकसद इतना सा है कि कैसे अदब, साहित्य और लिटरेचर के ज़रिया हम आप जुड़ के कुछ अच्छी बातें शेयर कर सकें, कुछ अच्छी समझ पैदा कर सकें और समाज में मोहब्बत का पैगाम फैला सकें। और आज ये 100वां एपिसोड है, तो मुझे लगा कि मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूं। कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हों तो उससे ज़्यादा ये चीज़ें और दूर तक फैलेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें साथ देंगे। आज 100वें कड़ी में, 100वें एपिसोड में मैं अपने सबसे पसंदीदा अफसानानगार सादत हसन मंटो की एक कहानी खोल दो पढ़ रहा हूँ, आप सुने। सादत हसन मंटो के तारुफ में कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन एक ज़रूर बात मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि जब भी सादत हसन मंटो के ताल्लुक़ से कोई सेमिनार में शामिल होने का मौका मुझे मिला है तो मैंने कोई एक नई बात और इजाफी बात ज़रूर कही है। सादत हसन मंटो के ताल्लुक़ से सिर्फ इन 2 जुमलों में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अगर मेरी कहानियाँ तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो ये वक्त और ये समाज तुम्हारे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोलीं और अपने चारों तरफ मुर्दों और बच्चों का तलातुम समंदर देखा तो उसके सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ़ हो गईं और वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूँ तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर उसके होश व हवास शल थे। उसका सारा वजूद खुला में मुअल्लिक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी उसके वजूद के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता नहीं मिला। चारों तरफ एक धुंधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई, लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना के माँ के लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई, लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना के माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी।
उससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतल्लिक उसके माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जिसके मुतल्लिक उसके माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, लेकिन सकीना चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा ही लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर पहुंच ना सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या वो इसके साथ ही गाड़ी में सवार हुई थी? रास्ते में जब वो गाड़ी रुकी हुई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया जब वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। इसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद होश व हवास किसी तरह दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन इन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लॉरी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनकी लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत। मुझ पर नहीं थी, अपने माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गोल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत। मुझ पर नहीं थी, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रज़ाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज़ गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। 10 रोज़ गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज़ वो इस खिदमत के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि चहेटी के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज़ सुनकर वो बुदकी और भागना शुरू कर दिया। रज़ाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़की ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना ही है। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बाद वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा।
लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक इन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा। लारी में बैठे थे। सराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? बेटा मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जुबान होकर कहा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर इन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब जहां कैंप में सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द कर दिया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके तरफ बढ़ा। कमरे में दफतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हल्क से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। सिराजुद्दीन के हल्क से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा और उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने अज़ारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खामोशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। डॉक्टर ने सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने अज़ारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खामोशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया।